हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज अपन पढ़ने वाले हैं पपीता के बारे में, जिसको पपाया के नाम से संबोधित किया जाता है। दोस्तों, पपीता एक ऐसा फल है जो एक वर्ष में ही फल देना प्रारंभ कर देता है। अपने भारत देश में इस फल को बहुत लंबे क्षेत्रफल पे उगाया जाता है। पपीता एक ऐसा फल है जिससे अपन जैम, कैंडी और इसके साथ साथ सिरप बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। इसके साथ साथ इससे एक लेटेक्स द्रव्य प्राप्त होता है, जिसको पपेन के नाम से संबोधित किया जाता है। पपेन एक ऐसा लेटेक्स द्रव्य है जो पेट संबंधित विकारों को दूर करने के लिए काम में लिया जाता है। इसके साथ साथ दोस्तों अपन बात करें तो पपीता विटामिन ए तथा विटामिन सी का काफ़ी अच्छा स्रोत है। विटामिन ए की मात्रा काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में इसमें पाई जाती है। बात करते हैं अपन अब इसकी वैज्ञानिक खेती की कि पपीता की अगर वैज्ञानिक खेती अपन करना चाहिए तो अपने को किन किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी और आगे कैसी इसकी बॉटनी है उसके बारे में अपन स्टडी करेंगे। तो दोस्तों, बात करते हैं पहले इसके बॉटनिकल नेम की। बॉटनिकल नेम की जहां तक बात करते हैं तो इसका बॉटनिकल नेम है केरिका पपाया। केरिका पपाया के नाम से दोस्तों इसको संबोधित किया जाता है। कुछ पपीता का फल इस प्रकार से होता है दोस्तों। कुछ फल देखिए इसमें ग्रीन कलर के हैं, जो मतलब बिना परिपक्व फल हैं, मतलब इनका मैच्योरेशन नहीं हुआ, ये अभी पके नहीं है। जो फल आपको थोड़े से पिंकिश कलर में या गुलाबी कलर में नजर आते हैं, इसका मतलब ये फल मैच्योरिटी की तरफ जा रहे हैं, ये फल पकने जा रहे हैं। पपीता में फलों के जो लगने का क्रम है वो क्रम इस प्रकार से है कुछ कि इस प्रकार से पपीता में फलों का अरेंजमेंट होता है। दोस्तों, आगे अपन बात करते हैं कि पपीता के कुल की कि कौन सी फैमिली से पपीता बिलोंग करता है। तो पपीता कैरिकेसी फैमिली होती है, उससे बिलोंग करता है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार इस क्वेश्चन को पूछा गया है कि कैरिकेसी फैमिली का सदस्य है। बात करते हैं अब गुणसूत्र संख्या की। तो गुणसूत्र संख्या इसमें 2x बराबर या 2n बराबर 18 गुणसूत्र संख्या दोस्तों इसमें पाई जाती है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है यहाँ से। अगर बात करते हैं खाए जाने वाले भाग की, तो खाए जाने वाले भाग में इसका मध्य फल भित्ति जो होता है मीजोकार्प के नाम से इसको संबोधित किया जाता है। मीजोकार्प इसका खाया जाता है दोस्तों। और इसके उत्पत्ति स्थल की तो बात ही कुछ अलग है। बात की कैसे अलग है, क्योंकि ये उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र या अमेरिका का है फल, और इसमें सबसे पहले इसका उद्गम हुआ था, सबसे पहले इस स्थान पे देखा गया था। या कई बुक्स के अंदर आपको मैक्सिको लिखा हुआ भी मिल जाएगा। तो चाहे दक्षिणी अमेरिका आए, चाहे उष्ण अमेरिका आए, चाहे मैक्सिको आपके सामने आए, इसका आंसर यही जाएगा। मतलब तीनों में से कोई भी आ सकता है दोस्तों। काफी बार इसके बारे में पूछा गया है कंपटीशन एग्जाम में, जैसे डब्ल्यू में पूछा गया है, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में पूछा गया है, जेड तथा आईसीआर एग्जाम में भी पूछा गया है। अब बात करते हैं फल के प्रकार की। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया था कि जो गुदेदार फल होते हैं जिनका गुदा खाया जा रहा है, मतलब उनके सभी का फल का प्रकार क्या है, सरस या बेरी इसका क्या होगा, फल का प्रकार होगा दोस्तों। तो इस प्रकार से कुछ छोटी सी क्या थी इसकी बॉटनी थी। बात करते हैं आगे विटामिन ए की। तो विटामिन ए का मैंने बताया था कि ये काफी अच्छा सोर्स है। तो विटामिन ए इसमें 2500 IU प्रति 100 ग्राम पाया जाता है। मतलब 100 ग्राम के अंदर 2500 IU विटामिन ए पाया जाता है। और विटामिन ए को कैरोटीन के नाम से दोस्तों संबोधित करते हैं। बात करते हैं इसके पीले रंग की, क्योंकि पपीता का रंग कैसा होता है दोस्तों, पीले रंग का फ्रूट होता है इसका। तो जो ये पीला रंग होता है पपीता का, वो किस कारण से होता है। पपीता का पीला रंग एक वर्णक पाया जाता है जिसका नाम है कैरिका जेंथिन। कैरिका जेंथिन वर्णक होता है, उस वर्णक के कारण इसका पीला रंग होता है, कैरिका जेंथिन रंग का। कुछ कहेंगे दोस्तों आप में से कि सर गुलाबी रंग भी पाया जाता है पपीता का। हाँ, बिल्कुल गुलाबी रंग पाया जाता है पपीता का। तो लेकिन गुलाबी रंग का कारण क्या है, लाइकोपीन है। लाइकोपीन जो वर्णक होता है उसके कारण इसका गुलाबी या लाल रंग पाया जाता है। जैसा कि लाइकोपीन जो वर्णक है वो टमाटर के अंदर भी पाया जाता है और पपीता के अंदर भी दोस्तों पाया जाता है। तो जो लाल रंग होता है या गुलाबी रंग होता है वो किसके कारण होता है, लाइकोपिन वर्णक के कारण होता है। बात करते हैं अब पपेन की। पपेन इसका एक ऐसा प्रोडक्ट है, लेटेक्स द्रव है, जो सफेद रंग का होता है। कच्ची अवस्था में पपीता को चीरा देके और उससे दूध के रूप में प्राप्त किया जाता है, उसे पपेन के नाम से संबोधित किया जाता है। पपेन एक ऐसा पदार्थ है जिसको पेट संबंधित विकारों के लिए तथा मेडिसिन बनाने के लिए यूज में लिया जाता है। आगे बात करते हैं दोस्तों इसकी जलवायु और भूमि की
कि पपीता को उगने के लिए कैसी जलवायु और भूमि की आवश्यकता पड़ती है। दोस्तों देखिए, ये उष्ण जलवायु का पौधा है, बिल्कुल इसको शुष्क मौसम की आवश्यकता रहती है। ज़्यादा आर्द्रता वाली भूमि भी इसको पसंद नहीं है और ज़्यादा पाला भी इसको पसंद नहीं है। जो पाला होता है इसके लिए काफ़ी हानिकारक सिद्ध हुआ है। जिन क्षेत्रों का तापमान 22 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 26 डिग्री सेंटीग्रेड है, उन क्षेत्रों में पपीता की खेती आराम से की जा सकती है। लेकिन रात के समय तापमान जो है 12 डिग्री से 14 डिग्री तक होना चाहिए, इससे नीचा तापमान नहीं जाना चाहिए। इससे जब नीचा तापमान चला जाता है, मतलब 12 डिग्री या 14 डिग्री से कम नीचे चला जाता है, तो ये पपीता के लिए हानिकारक सिद्ध हो जाता है। बात करते हैं भूमि की। भूमि की जहाँ तक बात करें तो पपीता जिस भूमि में अपन लगा रहे हैं, तो कम से कम उस भूमि की 45 सेंटीमीटर गहराई तो होनी ही चाहिए। क्योंकि पपीता की जड़ें ज़्यादा गहराई तक तो नहीं जाती हैं, लेकिन 45 सेंटीमीटर गहराई तक तो इसकी जड़ें जाती हैं। तो दोस्तों 45 सेंटीमीटर इसकी गहराई होनी चाहिए। भूमि बलुई दोमट मृदा होनी चाहिए अच्छी प्रकार से। जैसे अपन एग्रोनॉमी वाली फसलों के लिए जुताई करते हैं, उसी प्रकार से भूमि को पाटा लगा के अच्छी तरीके से गहरे मिट्टी पलटने वाले हल से जुताई करके और समतल कर लेना चाहिए। उसके बाद में इसमें क्या करना चाहिए, गड्ढे खोदने चाहिए दोस्तों। तो आगे अपन बात करते हैं, जो मिट्टी है तो उसका जो पीएच मान है वो 7 होना चाहिए, बिल्कुल न्यूट्रल होनी चाहिए, उदासीन प्रकार की मृदा होनी चाहिए दोस्तों। इस प्रकार की मृदा में इसकी खेती सफलतापूर्वक की जा सकती है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन उन्नत किस्मों की, कि ऐसी कौन कौन सी किस्में हैं जो पपीता की अपन उगा सकते हैं। तो उनका सबका अलग अलग पर्पज है दोस्तों। जैसे बात करते हैं पहले फल उत्पादन हेतु, अगर अपने को केवल फल प्राप्त करना है तो उसके लिए कौन कौन सी किस्में हैं। तो इसमें पहली किस्म है जिसका नाम है हनी ड्यू, इसको मधु बिंदु के नाम से भी दोस्तों जाना जाता है। इसके साथ साथ में कुर्ग हनी ड्यू, वाशिंगटन, कोयम्बटूर 1 जिसको CO1 के नाम से भी दोस्तों संबोधित किया जाता है, मतलब कोयम्बटूर 1, कोयम्बटूर 3, कोयम्बटूर 4, कोयम्बटूर 6, ये वैरायटी है। पंजाब स्वीट, पूसा डेलिशियस, पूसा जाइंट, पूसा ड्वार, पूसा नन्ना, सूर्या, पंत पपीता आदि। इसके साथ साथ में ताइवान फल उत्पादक किस्में कुछ ऐसी हैं, जैसे नॉन यू नंबर 1 रेड लेडी, काफी बार पूछी गई है पपीता की किस्में। रेड लेडी किसकी किस्म है, पपीता की किस्म है। इसके बाद में सनराइज, ताइवान 786, ये फल उत्पादन के पर्पज से वैरायटियां लगाई जाती हैं दोस्तों। वैरायटियों में आपको याद ही करना है, वैरायटियां रट लो अच्छी तरीके से, क्योंकि इसमें समझाने लायक कोई भी चीज नहीं है। आगे बात करते हैं अपन पपेन उत्पादन के लिए। मैंने बताया था कि पपेन एक लेटेक्स द्रव होता है, वो कौन सी वैरायटियों से प्राप्त किया जाता है। तो जो अपनी पूसा मैजेस्टिका को5 और को2 वैरायटियां हैं, इनमें काफी अच्छी मात्रा से अपने को पपेन उत्पादन प्राप्त हो सकता है। पपेन अच्छी सी प्रकार से में अधिक मात्रा में पपेन पाया जाता है। कुछ बात करते हैं उभयलिंगी किस्मों की। अब बात सबसे पहले करते हैं उभयलिंगी या हर्मोपोडाइट कहते हैं किसको है। उभयलिंगी या हर्मोपोडाइट ऐसा फ्लावर जिसमें नर और मादा फूल दोनों प्रेजेंट हो, या नर व मादा भाग दोनों प्रेजेंट हो, उसे क्या कहते हैं अपन, उभयलिंगी फ्लावर या हर्मोपोडाइट फ्लावर के नाम से जाना जाता है। तो ऐसी पपीता की कौन कौन सी वेराइटियां हैं, जो जिन वेराइटियों में नर और मादा दोनों फूल एक साथ पाए जाते हैं। तो दोस्तों इसमें है जैसे पूसा डेलिशियस, बहुत बार ये वैरायटी पूछी गई है कि निम्नलिखित में से पपीता की उभयलिंगी किस्म है, तो पूसा डेलिशियस आपको मिलेगा, या पूसा मैजेस्टिका, सूर्या, सनराइज सोलो, ताइवान CO3 और CO7, रेड लेडी, कुर्ग, हनीड्यू आदि जो वैरायटियां हैं, ये कैसी हैं, आपको उभयलिंगी किस्में हैं दोस्तों। आगे अपन बात करते हैं गृह वाटिका के लिए या गमलों में लगाने के लिए कौन सी वैरायटी है। तो दोस्तों ये जो गृह वाटिका के लिए वैरायटी है, ये पूसा नन्ना किस्म है। पूसा नन्ना सबसे छोटी किस्म है। ये किस्म IARI इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट नई दिल्ली से दोस्तों विकसित है, और इस किस्म को आप 1.5 इंटू 1.5 मीटर की जो डिस्टेंस है, दूरी है, उसके ऊपर लगा सकते हो। मतलब दो पौधों की आपसी दूरी 1.5 इंटू 1.5 मीटर के डिस्टेंस पे आराम से इसको लगा सकते हैं। आगे बात करते हैं कि गृह वाटिका कहते हैं किसको। घर के आसपास जो खाली जमीन पड़ी रहती है, उसमें रसोई के पानी से अपन जो खेती करते हैं, उसको कहते हैं गृह वाटिका। मतलब घर के आसपास खाली पड़ी जमीन का आप पपीता लगाने में सदुपयोग कर सकते हैं दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं अपन प्रारंभिक किस्म। प्रारंभिक किस्म में देखो बरवानी लाल, वाशिंगटन, रांची आदि क्या है, ये वैरायटियां प्रारंभिक पहले की किस्में हैं। देखिए इसके बाद में जो नवीनतम किस्मों की बात की जाए, तो नवीनतम किस्में कौन सी, अर्का सूर्या और अर्का प्रभात जैसी, ये क्या है, संकर किस्में हैं। अर्का सूर्या और अर्का प्रभात। अब दोस्तों मैंने बताया था कि जिस वैरायटी के आगे अर्का लगा हुआ है, इसका मतलब वो
IIHR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च असरगट्टा बेंगलोर से क्या है विकसित किस्में हैं दोस्तों। तो इस प्रकार से आप देख सकते हो कि जो अर्का सूर्या और प्रभात है ये क्या है पपीता की हाइब्रिड वैरायटी हैं। तो इन वैरायटियों को भी आप खेती के लिए लगाने के लिए प्रयोग कर सकते हैं। आगे बात करते हैं प्रवर्धन की। तो जहां तक पपीता के प्रवर्धन की दोस्तों बात आती है तो प्रवर्धन में सीधी सी बात यह है कि पपीता का केवल और केवल बीज के माध्यम से प्रवर्धन होता है। बीज के माध्यम से प्रवर्धन मतलब आपको बताएं कि केवल और केवल लैंगिक प्रवर्धन ही किया जा सकता है इसका, और किसी विधि के माध्यम से पपीता का प्रवर्धन नहीं किया जा सकता, लैंगिक प्रवर्धन ही किया जा सकता है। पपीता का पौधा एक ऐसा पौधा है जिसका उपयोग ज्यादातर फिलर प्लांट के रूप में किया जाता है, मतलब क्योंकि ये कम अवधि वाला पौधा होता है, छोटे आकार वाला पौधा होता है, तो इसलिए इसका फिलर प्लांट के रूप में उपयोग किया जाता है। अब बात करते हैं प्रवर्धन की। तो इसकी सबसे पहले आपको करनी है नर्सरी तैयार। नर्सरी तैयार कब करोगे आप? फरवरी और मार्च माह में। नर्सरी कब तैयार करोगे? फरवरी और मार्च माह में। मार्च और फरवरी नर्सरी तैयार करते हैं अपन। तो 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल के लिए 250 से 300 ग्राम बीज आपको प्रयोग करना है। मतलब प्रति हेक्टेयर क्षेत्रफल के लिए 250 से 300 ग्राम बीज प्रयोग लेना है। 2 महीने में बीज आपका सफलतापूर्वक उगकर तैयार हो जाएगा। मतलब 1 ग्राम में लगभग इसके 20 बीज होते हैं। 1 ग्राम जो पपीता का बीज होता है इसमें लगभग 20 बीजों की संख्या पाई जाती है। आपको नर्सरी लगा देनी है बीजों की। इसके साथ साथ में अब आप खेत में ट्रांसप्लांट कब करें? खेत में ट्रांसप्लांट कब करें आप? जून तथा जुलाई माह में, जब बारिश स्टार्ट हो जाए, मतलब जुलाई अगस्त में होने लगती है आजकल बारिश, तो उस समय आपको पपीता की क्या करना है? प्रवर्धन करना है। लेकिन जो गायनोडाइसिस किस्में हैं, गायनोडाइसिस का मतलब ये है कि ऐसी किस्में जिनमें केवल मादा फूल या उभयलिंगी फूल ही पाया जाता है उसे गायनोडाइसिस किस्म के नाम से जाना जाता है। तो जो गायनोडाइसिस किस्में हैं उनकी आप 150 ग्राम बीज दर प्रति हेक्टेयर दोस्तों काम में लेंगे। 150 ग्राम बीज ही काम में लेंगे। उसके बाद जब नर्सरी अच्छी से तैयार हो जाइए, पौधे मतलब लगभग 60 दिन के हो जाएं, उस समय आपको क्या करना है? फील्ड में ट्रांसप्लांट इनको कर देना है। और फील्ड में ट्रांसप्लांट के कैसे करें उसका तरीका क्या है? तो पौधे लगाने की जो विधि है वो ये है कि आपके पास कोई क्षेत्रफल है, मतलब आपके पास कोई खेत है अपना, तो 1 हेक्टेयर खेत के लिए आप क्या करें दोस्तों? 45 इंटू 45 इंटू 45 सेंटीमीटर के आकार के गड्ढे तैयार करते हैं। मतलब क्या है कि आपको 45 सेंटीमीटर गहरा, चौड़ा और लंबा मतलब गड्ढा तैयार करना है। और इसकी आपसी जो डिस्टेंस रखोगे आप वो वैरायटी के अकॉर्डिंग रखते हैं। वैसे ज़्यादातर पपीता के पौधों को लगाने के लिए 2x2 मतलब 2 मीटर यहाँ है तो इस पौधे से 2 मीटर की दूरी पर दूसरा पौधा लगेगा और इसी से 2 मीटर की दूरी पर ही तीसरा पौधा लगेगा। इस प्रकार से आपको 2x2 मीटर की डिस्टेंस के ऊपर पौधे लगाने हैं। पौधों का जो रोपण है, मतलब ये जो नर्सरी है अपन को मार्च अप्रैल या फरवरी मार्च के अंदर अपन क्या कर लेते हैं? तैयार कर लेते हैं। और जब जून जुलाई माह में जब बरसात स्टार्ट हो जाती है तो उस समय आपको पौधे को खेत में प्रत्यारोपित कर देना है गड्ढे के अंदर। अब जब प्रत्यारोपित करते हैं तो उससे पहले आपको क्या करना है? प्रत्यारोपित करते समय आपको ध्यान रखना है खाद और उर्वरक का। खाद और उर्वरक की जहां तक बात करते हैं तो प्रति गड्ढे के हिसाब से आप 15 केजी तो गोबर की खाद या FIM डालें। इसके साथ साथ में आपको MOP म्यूरेट ऑफ पोटाश, सिंगल सुपर फास्फेट ये भी डालना है। कितना? 250 ग्राम प्रति गड्ढे के हिसाब से डालना है, जिससे आपको फास्फोरस और पोटास की मात्रा भी संपूर्ण इसमें क्या हो जाए? अच्छी प्रकार से यूज हो जाए। इसके बाद में बात करते हैं दोस्तों सिंचाई की। सिंचाई की बात यह है कि जब गड्ढे के अंदर आपको पिंड को लगा देना है, मतलब पौधे को लगा देना है, और पौधे को लगाने के तुरंत बाद आपको क्या करनी है? सिंचाई करनी है। आप ये एक चीज का ध्यान रखें कि एक गड्ढे के अंदर अगर 2 पौधे लगानी है आपको, अगर गायनोडाइसिस या उभयलिंगी वैरायटी है तो आपको केवल 1 पौधा लगाना है। इसके साथ साथ में ध्यान और क्या रखना है? पौधे लगाते समय आपको ये ध्यान रखना है कि कम से कम बगीचे के अंदर 10% नर पौधों का होना जरूरी है दोस्तों। नर पौधों का होना जरूरी है। मतलब अगर आप 90 पौधे मादा लगा रहे हो तो 10 क्या लगाने हैं आपको? नर पौधे दोस्तों लगाना है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ये रेशियो आपको मेंटेन करके चलना है।
तो बात करते हैं अपन सिंचाई की। सिंचाई की बात जहाँ तक करें तो अगर ग्रीष्म ऋतु चल रही है या गर्मियों का समय चल रहा है तो उसके लिए आपको 7 से 8 दिन के अंतराल पर सिंचाई करनी है। और अगर सर्दी का समय चल रहा है तो 12 से 15 दिन के अंतराल पे आपको क्या करना है दोस्तों, सिंचाई करना है इसमें। तो इस प्रकार से आप सिंचाई करें। अंतःसस्यन या इंटरक्रॉपिंग की जहां तक बात करते हैं तो इंटरक्रॉपिंग में आपको क्या करना है, खरपतवारों को टाइम टू टाइम गड्ढे से या जो आपने थावला बना रखा है उससे रिमूव करना है। और खेत से भी खरपतवारों को क्या मतलब पूरे साल में 2 से 3 बार आपको रिमूव करना है, हटाना है। चाहे आप यांत्रिक विधि के माध्यम से अपनाएं, चाहे भौतिक विधि के माध्यम से अपनाएं, चाहे रासायनिक विधि इसमें अपनाएं दोस्तों। आगे अपन बात करते हैं लिंग भेद की, सेक्स की बात करते हैं इसमें कि कैसे कैसे सेक्सुअलिटी पाई जाती है इसके अंदर। देखो लिंग भेद की जहां तक बात करते हैं तो इसमें लगभग 50 दिन बाद में फूल आना प्रारंभ होते हैं पपीता के अंदर। मतलब जो नर और मादा फूलों का रेशियो है उनका 50 दिन बाद में आना शुरू होता है, लगने की 50 दिन बाद में। तो आपको जो मादा फूल हैं वो मतलब नीचे वाले कक्ष होता है उसके ऊपर दिखाई देंगे और नर फूल एक गुच्छे के रूप में लटके हुए से आपको दिखाई देंगे दोस्तों। कुछ जो उभयलिंगी किस्में होती हैं उनमें नर और मादा फूल एक साथ ही दिखाई देंगे, मतलब एक ही फ्लोर के अंदर नर और मादा पार्ट आपको लटकते हुए दिखाई देंगे दोस्तों। तो बात करते हैं जहाँ तक है, क्योंकि देखिए जो जिनमें केवल नर भाग पाया जाता है या और जिनमें केवल मादा भाग पाया जाता है और केवल उभयलिंगी होते हैं, तो इनमें अंतर क्या होता है ये देखिए दोस्तों। उभयलिंगी में नर और मादा फूल, नर और मादा भाग केवल एक ही फूल के अंदर आपको प्रेजेंट मिलेंगे। जिन किस्मों में केवल मादा भाग पाया जाता है तो उनको गायनोडायसिस किस्में कहते हैं, या इसको डायोसिस या एकलिंगी के नाम से भी दोस्तों जाना जाता है। तो इस प्रकार से ये फूल जो अरेंजमेंट होता है पपीता में इस प्रकार पाए जाते हैं। आगे बात करते हैं दोस्तों पपेन निकालना। पपेन क्या होता है, जैसा कि मैंने बताया था पपेन एक ऐसा पदार्थ है जो प्रोटीन के पाचन में सहायक है, एल्कोहल में सहायक है, दवाई बनाने में सहायक है। इसके साथ साथ जो च्युइंगम बनाते हैं अपन, चिगम बनाते हैं, वो च्युइंगम किससे बनाते हैं, पपीता के इस पपेन से ही बनाते हैं। क्या करना है, सबसे पहले हरी अवस्था में जब मतलब इसके फल लगना प्रारंभ होते हैं तो उन फलों में अपन क्या करते हैं, सुबह लगभग अर्ली मॉर्निंग के टाइम में 7 से 9 बजे तक अपने को क्या करना है, इसके एक चीरा लगाना है। किसके, फल के। कच्ची अवस्था में जब हरे रंग के फल रहते हैं उस टाइम में, तो इससे एक दूध जैसा सफेद रंग का पदार्थ निकलता है। उसको एल्युमिनियम के बर्तन में या मिट्टी के बर्तनों में क्या करना, अपने को एकत्रित करना है। इस प्रकार से एक फल में अपन डेली 10 से 12 चीरे लगाते हैं। तो ऐसा करने से क्या होता है, लगभग एक पपीता के पौधे से 200 ग्राम अपने को जो लेटेक्स है दूध प्राप्त होता है। इस दूध को अपन क्या करते हैं, लगभग 50 से 60 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर या तो धूप में सुखाते हैं 45-50 डिग्री पे, या अपन क्या करते हैं गर्म करके इसको सुखा लेते हैं और इसका प्रोडक्ट बनाता है जिसका नाम होता है पपेन। और इस पपेन के अंदर 72.2% मतलब 72.2% प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है। और ये ज़्यादातर क्या होता है, अपने शरीर में प्रोटीन को पचाने के अंदर दोस्तों सहायक होता है, प्रोटीन को पचाने में क्या करता है, अपनी मदद करता है। तो ये होता है पपेन, और पपेन काफ़ी लाभकारी उत्पाद है पपीता का। इसके साथ साथ में बात करते हैं अपन बीजों उत्पादन की। तो पपीता के बीजों उत्पादन का कार्य अपने को इस चैप्टर के अंदर करना नहीं है, क्योंकि अपने क्या है, केवल और केवल फल उत्पादन का कार्य ही है दोस्तों। और आगे बात करें पौध संरक्षण की। पौध संरक्षण की बात करते हैं तो जिसमें कीट बीमारियां कौन कौन सी लगती है, तो इसमें पहले बात करते हैं अपन कीट की। तो कीट इसमें सबसे पहले लगता है अपना माहू कीट, जिसको माइट्स के नाम से जाना जाता है, या सफ़ेद मक्खी जिसको बेबेसिया टेबेसाई के नाम से दोस्तों जाना जाता है। ये मक्खी क्या करती है, ये पत्तियों के रस चूसकर उसको नुकसान पहुंचाती है। और माहू, मोजेक रिंग स्पॉट वायरस तथा सफ़ेद मक्खी पर्णकुंचन विषाणु रोग को फैलाती है दोस्तों। जो पर्णकुंचन लीफ करल वायरस उसको फैलाता है और रिंग स्पॉट वायरस को पैदा करता है, और ये सफ़ेद मक्खी को भी क्या करता है, अपनी तरफ आकर्षित करता है, आवागमन करता है। और साथ साथ में मेन काम क्या है इसका, ये कीट पत्तियों का रस चूस के उसको नुकसान पहुंचाते हैं। अब बात करते हैं इसका प्रबंध कैसे करें। तो इसका कीट का प्रबंध करने के लिए आपको मिथाइल डेमेटोन 50 ईसी, कितना, मिथाइल डेमेटोन 25 ईसी 1 मिलीलीटर पानी में मिलाएं और फिर उसका छिड़काव करें, या डाईमिथोएट
30 ईसी का 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी के हिसाब से मिलाकर आपको क्या करना है, पौधे के ऊपर दोस्तों छिड़काव कर देना है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कीटनाशक जीव कौन सा है, जैसे मूल ग्रंथि सूत्रकृमि, इसको रूट निमेटोड के नाम से जाना जाता है, रूट नोड निमेटोड के नाम से जाना जाता है। ये जड़ों को नुकसान ज्यादा पहुंचाता है दोस्तों। इसमें क्या होता है, जो पौधा होता है वो कमजोर होकर पीला पड़ जाता है और फल भी क्या हो जाते हैं, छोटे व कम लगते हैं दोस्तों इसके अंदर। आगे बात करते हैं इसका प्रबंध कैसे करें। तो प्रबंध करने के लिए आपको क्या करना है, पौध तैयार करते समय मिथाम सोडियम और बेंजोमेट का मिश्रण बनाकर 50 ग्राम प्रति 1 वर्ग मीटर के क्षेत्र के हिसाब से मृदा में मिलाकर 5 से 10 दिन तक ढककर रखें। बाद में क्या करें, उसमें पौधे लगाने का काम करें और खेत को ट्राइकोडर्मा से दोस्तों क्या करना है, आपको उपचारित करना है। गोबर की खाद और कार्बोसल्फान 25 ईसी दवा को मृदा में फ्रेंच कर देना है, या मतलब एक छिड़क के एक प्रकार से दे देना है, मंजन कर देना है मृदा के साथ में। इससे क्या हो जाएगा, उसका ट्रीटमेंट हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों अपने डैम्पिंग ऑफ या आर्द्र गलन बीमारी जिसको बोलते हैं। ये पपीता की मुख्य बीमारी है। ज़्यादातर ये बीमारी क्या आपको कॉलर रोट भी मिलेगा इसमें। ये बीमारी ज़्यादातर नर्सरी के समय ही पपीता में लग जाता है। तो जैसा इस इमेज के माध्यम से आपको प्रदर्शित हो रहा है कि छोटी अवस्था में पपीता की जड़ें कुछ इस प्रकार से दोस्तों गल जाती हैं और ज़्यादातर ये पानी भराव वाले क्षेत्रों में अधिक होता है। आर्द्र गलन की समस्या ज़्यादा पानी के कारण होता है। ये नर्सरी की ही मुख्य बीमारी है। और तथा इसका जो कोलर जो रूट लगता है वो इस प्रकार से, जो पपीता का तना होता है नीचे की तरफ उसके लग जाता है कोलर रूट जो बीमारी होती है। ये होता क्यों है, ये होता क्यों है, क्योंकि एक जो फंगस होता है राइजोक्टोनिया नाम का, वो क्या करता है, इसके ऊपर आक्रमण कर देता है। इसके बाद में अपन बात करते हैं जो इसका विवरण। देखो पौधशाला का रोग है ये में देखा आपने, जिसमें छोटे छोटे पौधे नीचे से क्या गल के मर जाते हैं, जिसे डैम्पिंग ऑफ के नाम से जाना जाता है। वहीं कोलर रोट भूमि के पास जो तना का ऊपरा छिलका मैंने बताया था, ये ऊपर वाली छाल, इस पे लगता है कौन, कोलर रोट जो लगता है वो, और पपीता इसमें क्या गल के सूख जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं इसके प्रबंध की। तो आपको क्या करना है, नर्सरी को ज़्यादा से ज़्यादा आपको पानी से मुक्त रखना है और प्रॉपर जल निकास की व्यवस्था रखनी है दोस्तों। आगे बात करते हैं पपीता का पद विगलन रोग, या इसको स्टेम फूट रोग के नाम से जाना जाता है। ये जो रोग होता है ये फाइटोप्थोरा पाल्मिवोरा फंगस के कारण होता है दोस्तों। और इस प्रकार से देखिए आप, ये रोग लग जाता है, मतलब फुट रोट, नीचे से पपीता का जो तना है गल के इस प्रकार से गिर जाता है और आपको प्रारंभिक अवस्था में रोग इस प्रकार से नजर आएगा। आगे अपन बात करते हैं इसका विवरण। पेड़ की जो छाल है वो फट जाती है, शहद के छत्ते नुमा दिखाई देने लग जाता है नीचे से की तरफ से, और पेड़ क्या हो जाता है, गिर जाता है, जैसे वो पेड़ गिर रहा है उस प्रकार से। इसके बाद में बात करते हैं अपन दोस्तों इसके प्रबंध की। तो इसका मैनेजमेंट कैसे करेंगे आप, बाग में पानी का निकास अच्छा होना चाहिए। सबसे मेन बात यह है कि ज़्यादातर जल भराव वाली कंडीशन में ये बीमारी होती है। तो बाग के अंदर जो पानी का निकास है, बाहर निकलने का अतिरिक्त पानी हो बाहर आराम से निकल जाए, ऐसा निकास आपको बनाना है। साथ साथ में जो रोगी दिखाई देते हैं पौधे, रोगग्रस्त पौधे होते हैं, उनको क्या पूर्ण रूप से आपको हटा देना है। और कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 0.3% का लेप कर देना है पौधे के तने की चारों ओर, या छिड़काव कर देते हैं अपन। साथ साथ में अपन क्या करें, 5:5:50 मतलब बोर्डो मिक्सचर बनाएं और तने के चारों ओर क्या करें, आपको भूमि के ऊपर डालना है, मतलब चारों ओर डालना भूमि के ऊपर तरफ, और तने के ऊपर क्या कर देना, उसका छिड़काव करके रोग का जो प्रसार है उसको काफ़ी हद तक घटाया जा सकता है। साथ में नर्सरी में जो पौधे होते हैं उसको रोग से बचाने के लिए मिट्टी को क्या करें आप, 3 ग्राम ताम्र युक्त कवकनाशी प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर और उसको क्या करें, मतलब छिड़क दें या उसमें डुबो दें, और बीजों को थायरम या कैप्टन के माध्यम से उपचारित करके बीजों की बुआई करें दोस्तों। ऐसा करने से इन रोगों के बचाव में काफ़ी फायदा हो सकता है। आगे अपन बात करते हैं पर्णकुंचन रोग, जिसको लीफ कर्ल वायरस के नाम से जाना जाता है दोस्तों। लीफ कलर मोजेक के नाम से भी इसको जानते हैं। इस प्रकार से कुछ पत्तियों की संरचना होती है। आपने पपीता का पौधा देखा होगा कि पत्तियां इस प्रकार से मुरझा जाती हैं, ये वायरस के कारण ही होती हैं। लीफ कर्ल जो वायरस होता है पर्णकुंचन बीमारी के नाम से इसको संबोधित किया जाता है, तथा तने और पौधे की कुछ शकल इस प्रकार से हो जाती है, आप देख सकते हैं। आगे बात करते हैं ये क्यों होता है। देखिए पर्णकुंचन जो रोग होता है, ये जो पत्तियां होती हैं छोटे आकार की हो जाती हैं इसमें, और कुंचित विकृतियां आ जाती हैं, पत्तियां सिकुड़ने लगती हैं, मोटी सिराएं वाली जो उल्टे प्याले के रूप में नीचे की तरफ भीतर और की ओर मुड़ जाती हैं। मोजेक रोग से नई पत्तियों पर चित्तकबरापन और सिकुड़ापन सबसे पहले दिखाई देता है।
फल छोटे विकृति वाले हो जाते हैं ज़्यादातर कंडीशन में। और इसका प्रबंध कैसे करें? सबसे पहले बात करते हैं इसके प्रबंध की। तो प्रबंध कैसे करेंगे इसका, क्योंकि ये रोग के लक्षण अपने को साफ-साफ दिखाई देंगे, पत्तियाँ जब मुरझाने लगेंगी, डंठल उल्टे हो जाएँगे, तो उस प्रकार से अपने इसकी लक्षण को देख के पहचान कर लेंगे। अब इसका मैनेजमेंट भी अपने को ही करना है, तो मैनेजमेंट कैसे करेंगे? कीटनाशी कौन-सा? मिथाइल डिमेटोन क्या करेंगे आपको ये सॉरी डाइमेथोइल जो दवा होती है वो 30 ईसी 1 मिलीलीटर पानी में आपको क्या करना है, मिलाना है। या जो एमिडाक्लोरोपिड होती है उसको 1 मिलीलीटर प्रति 3 लीटर पानी के हिसाब से घोलकर क्या करें, 15 दिन के अंतराल पे आपको छिड़काव करना है। इन दवाओं का प्रयोग फल लगने से ही, जो फल लगते हैं उससे पहले ही आपको क्या कर देना है पौधे के ऊपर। फल लगने के बाद में क्या करना है, स्पाइनोसाइड आधा मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में मिलाकर क्या करें, आपको छिड़काव करना है। इस स्पाइनोसाइड जो दवाई होती है इसका आपको छिड़काव करना है दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं अपन पपीता के बाग के आसपास कद्दू, लौकी, ककड़ी, बैंगन, मिर्च, टमाटर आदि की फसलें नहीं उगाएं, क्योंकि ये ऐसी बीमारियों को क्या करते हैं, शरण देते हैं और बुला देने का कार्य करते हैं पौधे। नेक्स्ट बात करते हैं तुड़ाई और उपज की। जहां तक पपीता के तुड़ाई और उपज की बात की जाए दोस्तों, अगर आपने पपेन प्राप्त कर लिया तो उसके बाद में अगर फल प्राप्त कर रहे हो तो वो फल ज़्यादा अच्छी क्वालिटी के प्राप्त नहीं होंगे। लेकिन अगर आपका टारगेट केवल फल उत्पादन का है, केवल फल प्राप्त करने का है आपको, तो प्रति पौधा आपको 40 से 50 केजी फल प्राप्त हो जाएंगे प्रति पौधे के हिसाब से, तथा एक पौधे से आपको 200 ग्राम पपेन का प्रोडक्शन मिल जाएगा दोस्तों। आप पपीता की हार्वेस्ट, मतलब ज़्यादातर पपीता की हार्वेस्ट जब हरे रंग से वो येलो कलर में परिवर्तित होने लगता है तो उस समय आपको कर लेनी चाहिए। और मतलब पूर्ण पके हुए फलों को आपको हार्वेस्ट करना है, ज़्यादा भी नहीं पकना चाहिए और कम भी पकानी, मतलब येलो कलर में जब परिवर्तित हो जाए तो उस टाइम में आपको क्या करना है, पपीता के फलों की तुड़ाई कर लेनी है। इसको 13 से 14 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर आपको भंडारित रखना है और ये 1 से 2 सप्ताह तक रखा जा सकता है दोस्तों। तो इस प्रकार से पपीता की खेती का अपन ने वर्णन पढ़ा, जिसमें सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट चीज़ें इसकी बोटनी, पौधे लगाने का तरीका और कौन कौन सी बीमारियां इसके ऊपर आक्रमण कर रही हैं तथा कौन कौन सी बीमारियों का क्या ट्रीटमेंट है, नर्सरी कब तैयार कर रहे हैं और नर्सरी में कितनी बीज दर काम में लेंगे, ये मुख्य हैं दोस्तों।